नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर देश से। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। वो साल था 1999 का, जब पाकिस्तान ने धोखे की साजिश रची। करगिल की ऊंची पहाड़ियों पर पाकिस्तान ने घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना के वीर जवानों ने पाकिस्तान की इस कोशिश को नाकाम कर दिया। पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर दिया। भारतीय जाबाजों ने पाकिस्तानी सेना को धूल चटाई और घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। 2 महीने तक चले इस युद्ध में 26 जुलाई यानी कि आज ही के दिन विराम लिया। 26 जुलाई 1999 को भारत ने करगिल के आखिरी चोटी पर अपना कब्जा कर लिया। पाकिस्तान को इस युद्ध में मुंह की खानी पड़ी और करगिल की ऊंची पहाड़ियों पर हिंदुस्तान का झंडा शान से लहराया नजर आया। करगिल युद्ध को आज 22 साल पूरे हो चुके हैं। इस युद्ध में कई वीर सैनिकों ने भारत माता की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। भारत की इस जीत और सैनिकों की वीरता को याद करने के लिए हर साल आज की तारीख में करगिल विजय दिवस मनाया जाता है। 26 जुलाई को तमाम उन शहीदों को नमन किया जाता है, श्रद्धांजलि दी जाती है। इस युद्ध में थल सेना के साथ साथ वायुसेना और नौसेना की भी बड़ी भूमिका रही। भारत आज करगिल के शूरवीरों को याद करते हुए उन्हें नमन कर रहा है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान इस समय जुड़े हुए हैं। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल A.K. चतुर्वेदी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका। मेजर जनरल अनुज माथुर रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद है। चतुर्वेदी जी, चर्चा की शुरुआत आप ही के साथ करना चाहूंगी। करगिल में ऑपरेशन विजय की कामयाबी को आज 22 साल पूरे हो चुके हैं। भारतीय सैनिकों की वीरता को, उनके शौर्य को, उनकी शहादत को आज किन शब्दों में याद किया जाए, क्या कहेंगे सर? 527 वीर जवानों को जिन्होंने देश की रक्षा में और हमारे आपकी हिफाजत के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, उनको मैं बहुत बहुत श्रद्धांजलि देता हूं और नमन करता हूं। 1063 हमारे जवान जो थे वो घायल भी हुए थे। मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करता हूं। और जो सवाल आपने पूछा है, इसमें 2-3 चीज़ें हम लोगों को हमेशा याद रखनी चाहिए जी कि आज तक हमेशा जब भी मौका आया है, भारतीय सेनाएं हमेशा चाक चौबंद रही और देश की रक्षा के लिए, चाहे वो गलवान हो, चाहे कारगिल हो, चाहे उसके पहले हाजीपीर हो या उसके पहले पीरकांठी हो, सेनाओं ने अपना काम बखूबी निभाया जी। और उनकी सफलता का राज, एक बहुत बड़ा राज ये था, एक कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस जिसमें कि सब आर्म्स एंड सर्विसेज का मिलजुल के। देखिए कि जैसे इस लड़ाई में भी अभी आपकी रिपोर्ट में बताया जा रहा था, बोफोर्स को आपने, वायुसेना को और नौसेना को भी उनकी जो रसद को आने को रोकने में एक बहुत बड़ी मदद की थी। तो ये कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस था जिसकी वजह से ये हो सका। दूसरी चीज जो इस पे हम लोगों को याद करने की जरूरत है कि लेस्ट वी फॉरगेट, कि अगर हम भूलें नहीं, क्योंकि एक रिचुअल हो गया कि हर साल हम उनकी अपने शहीदों को याद करते हैं, लेकिन वो शहीद ना हो सके वो हमें प्रयत्न करना चाहिए। तो हमारा उस वक्त जो इंट के इनपुट्स आए थे वो एक तो कम थे और जो आए थे वो भी हम लोगों ने ठीक से इंटरप्रेट नहीं किए थे। तो हमारी ये कैपेबिलिटी जो है और इम्प्रूव होने की, क्योंकि ये कमजोरी इवन गलवान के मौके पर देखी गई कि किस तरह से बिल्डअप होता है। तो इंटेलिजेंस पे हमें और जोर देने की जरूरत है। दूसरा जो एक बहुत जरूरी चीज ये है वो ये है कि हम पाकिस्तान को कितनी भी गालियां दे दें कि उन्होंने धोखा किया, ये किया, वो किया, अरे वो तो दुश्मन है, वो तो करेगा, उसका तो एक काम है। जब उसकी एक किलोमीटर स्टोन 184 से 186 तक, मुझे याद है मैं उस सड़क पे अक्सर चलता था जो 98 और 97 में रात को हम लोगों को 3 बजे हम लोग चलते थे पीछे की ब्रेक लाइट खोल करके, जिससे कि नहीं तो वो वहां से वो हिस्सा जो है 1B का वो उनकी डायरेक्ट फायरिंग रेंज में था। तीसरी चीज कि जो हमने शौर्य से जीती चीज, उसको हमने टेबल पे गंवाए हैं हर बार, चाहे वो शिमला समझौता हो, चाहे उसके पहले ताशकंद समझौता हो, या इस दौरान भी ये क्या कारण था कि हम लोगों ने कहा कि जी हम LOC नहीं क्रॉस करेंगे। क्यों? LOC की क्या गारंटी है? ये कोई IB तो है नहीं। हमें अपना पोस्चर इंप्रूव करना चाहिए था। हम क्यों नहीं स्कार्डू तक चले गए, जबकि हम उस वक्त इस पोजीशन में थे कि जा सकते थे। तो ये चीज है जो इसमें जो सबसे जरूरी क्या कारण है, क्योंकि पॉलिटिकल डिसीजंस जो होते हैं उसमें प्रोफेशनल
आर्म फोर्सेस के डिसीजंस जो ऑपरेशनल उनकी अंडरस्टैंडिंग है, जब तक उसको आप अकाउंट में नहीं लोगे तो गड़बड़ होगा। इस बार जैसे उन्होंने किया है कि जो गलवान के बाद जितने भी राउंड टॉक हो रहे हैं उसमें कोर कमांडर उसको इनिशिएट कर रहे हैं। तो ये बातचीत होनी चाहिए जिसमें कि फौज का होना बहुत आवश्यक है। और हम लोगों को उस वक्त नहीं रुकना चाहिए था, हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए था, जिससे कि हम एक बार की सारी समस्या बिल्कुल। और ये बात जनरल वीपी की तरफ से भी कही गई है, जिनकी देखरेख में पूरा ऑपरेशन विजय उस समय हैंडल किया गया था। चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए। मेजर जनरल अनुज माथुर, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। माथुर साहब, आप कैसे याद करना चाहेंगे 26 जुलाई 1999 के दिन, जब हमें बहुत बड़ी जीत हासिल हुई थी, और कितना चैलेंजिंग था ये ऑपरेशन विजय? बिल्कुल बिल्कुल। मैं आप सबसे पहले, मैं भी चतुर्वेदी साहब की तरह सबसे पहले मैं उन अमर शहीदों को, 527 लोगों को जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर किया, सर्वोच्च बलिदान दिया, उनको छत छत नमन करता हूं और एक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ये जो बात आपको समझने की है कि इस प्रकार के युद्ध में जब आपने कहा कि वो ऊंचाई पर थे और हम नीचे थे, हम लोगों ने ये युद्ध इसीलिए जीता कि हमारा मॉरल, हमारी मॉरलिटी, हमारा जज्बा उनसे कहीं ज्यादा ऊंचाई पर था। इसी वजह से उनके ऊंचाई पर रहने के बावजूद भी हमने उनको सबक सिखाया जी। इसमें जो कमजोरियां आई हैं उनको हम बाद में देखेंगे। सबसे बड़ा जो मुद्दा है, जो मैं अक्सर एक आध बार मैंने कहा है इस बात को, कि जो हमने 1971 में किया था उसको इस प्रकार से याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान आर्मी सरेंडर्ड टू इंडियन आर्मी in Dhaka in December 1971 and India surrendered to Pakistan in Shimla in 1972. Let there be no doubt. हम लोगों ने किस प्रकार से अब हर समय अपना जीत करने के बाद वजह कुछ भी रही हो जी, कोई भी प्रेशर कहीं का भी हो, उससे हमने उसको गंवाया है, जो कि मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। ये बात तो हमको दूसरी बात, अब जब हम इसकी कर रहे हैं कि हम किस प्रकार से आगे हम लोग इसको कर पाए, वो उसकी वजह यही थी कि जो हमारे ग्राउंड के ऊपर जूनियर लीडरशिप थी, 20 से 25 साल तक के जवान बच्चे, वो अफसर हों या जवान हों, उन लोगों ने जो बड़े बड़े हमने प्रोग्राम प्लान्स बनाए हैं उनको ग्राउंड के ऊपर एग्जीक्यूट करके दिखाया है। भारत में और पाकिस्तान में 1999 में सबसे बड़ा अंतर यही था कि उनका प्लान बहुत दबंग था, वेरी बोल्ड प्लान पाकिस्तानीज मेड, बट एग्जीक्यूशन वाज बैड, पुअर। और जबकि हमारा प्लान बोल्ड था और हमारे जो जूनियर लीडरशिप है, छोटे बच्चे, एक 10-10, 20-20 आदमियों को ले जाकर के विक्रम बत्रा, संजय कुमार और इन लोगों ने, सौरभ कालिया, जो इन लोगों ने करके वहां पर दिखाया है, वो जज्बा, उसकी वजह से हम जीते वहां पर। और इसको हमको रखना चाहिए और किसी भी हालत में हमें उन वीरों को सलाम कर रहा है, उनकी शहादत को सलाम कर रहा है, नम आंखों के साथ आज उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है, उन्हें याद किया जा रहा है। चलिए चतुर्वेदी जी, माथुर जी, आप दोनों मेरे साथ बने रहे। फिलहाल मुझे यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, करेंगे जानने की कोशिश कि करगिल युद्ध में जीत का पाकिस्तान पर और पूरी दुनिया पर किस तरह का प्रभाव पड़ा, क्या कड़ा संदेश भारत की तरफ से पहुंचा। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं करगिल शूरवीरों का शौर्य पथ, और आज हमारे साथ करगिल युद्ध की 22वीं वर्षगांठ पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल ए के चतुर्वेदी हमारे साथ मौजूद है, मेजर जनरल अनुज माथुर हमारे साथ मौजूद है। चतुर्वेदी जी, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, करगिल में इस युद्ध में हिंदुस्तान को जो जीत हासिल हुई, किस तरह का संदेश पाकिस्तान को मिला और कैसा संदेश पूरी दुनिया में पहुंचा, राजनीतिक स्तर पर भी और कूटनीतिक स्तर पर भी? इसमें ध्यान देने वाली बातें हैं। पहली चीज है, पाकिस्तान के लिए क्लियर कट मैसेज था कि जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं डोंट मेस विद मी। अगर आप हमसे उलझेंगे तो नुकसान आपका होगा। तो 22 साल हो गए, उसके बाद उन्होंने डायरेक्ट उलझने की कोई कोशिश नहीं की और इतना बड़ा घुसपैठ की कोई कोशिश भी नहीं की, क्योंकि उनको मालूम है कि उनको एक जिसको कहते हैं ब्लडी नोज मिली। तो इसलिए वो, और ये जो वो धमकी देते थे कि हमारे पास आणविक हथियार हैं और अगर हुआ तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि उनके वो राशिद लतीफ़ साहब अभी भी बोलना करते हैं, वो लतीफ़ा मारते रहते हैं कि शेख राशिद की भाई हमारे पौवा भर का और आधा किलो का आणविक हथियार है,
तो कुछ नहीं होता। ये जो है, एक तो पहला मैसेज तो ये गया। दूसरा, दुनिया भर को ये मैसेज गया कि हम अपनी संप्रभुता, अपनी आज़ादी की रक्षा करने में पूर्णतः सक्षम हैं। तीसरा, दुनिया भर को जो एक मैसेज गया कि वो ये कि आप अगर हमारी मदद करो या ना करो, हम अपनी रक्षा करने में पूर्णतः सक्षम हैं। तो इसलिए जैसे कि पहले होता था कि आ करके बीच में भी बचाव करने की कोशिश करते थे, बंदरबांट करने की कोशिश करते, कारगिल के समय किसी ने कोई कोशिश नहीं की। उन्होंने पाकिस्तान को ही, जो क्लिंटन साहब थे उस वक्त के प्रेसिडेंट, उन्होंने उन्हीं को ही धमकाया, क्योंकि दौड़े हुए नवाज शरीफ साहब गए थे वॉशिंगटन, लेकिन क्लिंटन ने उनको कोई खास घास नहीं डाली थी। तो सीधी सी बात यह है कि नक्कार खानों में तूतियों की आवाज़ नहीं बोला करती, आपको नगाड़ा बनना है। और उसी का नतीजा है कि आज भी भारतीय देश को, भारत देश को कोई भी दूसरा देश आसानी से लेने की हिमाकत नहीं कर सकता है। और जो रही बची कसर थी वो गलवान में भी पूरी हो गई, जबकि उनके अनडिस्क्लोज नंबर चाइनीज मारे गए। उसके बाद उन्होंने भी वो हिमाकत करना बंद कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज, और ये बहुत ज़रूरी है कि लोग सब समझते थे कि भारतवर्ष एक सॉफ्ट देश है। सॉफ्ट नहीं, ये है आयरन हैंड इन वेलवेट ग्लव, कि चाहे मखमल का दस्ताना ज़रूर हो, लेकिन उसके अंदर हाथ जो है वो 130 भारतीयों की ताकत का हाथ है, जो एक लोहे का हाथ है कि जिस पे पड़ गया तो वो, जैसे वो सनी देओल वाला डायलॉग है ना कि 2.5 किलो का जब पड़ता है तो उठता नहीं, उठ जाता है, वो वाली हालत थी पाकिस्तान की। अनुज माथुर जी, आप क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं भारत की तरफ से ये संदेश पहुंचाने की कोशिश कि पहले तो हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर हमें छेड़ा गया तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। जो जनरल चतुर्वेदी ने कहा उसमें मैं सिर्फ एक बात और ऐड करना चाहता हूं। एक सबसे बड़ा संदेश जो पूरी दुनिया में गया, वो भारत की सेनाओं के प्रोफेशनलिज्म का गया। भारत की सेना दुनिया की सबसे प्रोफेशनली प्रोफिशिएंट सेना है, ये मैसेज उनको गया। ना केवल युद्ध कला में बल्कि मोरालिटी में। भारतीय सेना की ताकत, द पावर ऑफ इंडियन आर्मी comes from the morality। ये हमारे इतिहास में, हमारे संस्कारों में है कि सच के लिए, सत्य के लिए और अच्छे तरीके से, ईमानदारी से आप लड़ाई करते हैं। जिस प्रकार का ट्रीटमेंट उन पाकिस्तानियों ने हमारे सैनिकों को दिया, जब सौरभ कालिया का पेट्रोल गया था तो 11 लोगों को उन्होंने पकड़ा और देन दे रिटर्न देयर म्यूटिलेटेड बॉडीज। उन्होंने उनके साथ इतना भद्दा ट्रीटमेंट किया उनके सोल्जर्स के साथ। और जबकि हमने 700, वो जब अपनी डेड बॉडीज वहां से ले जाने को तैयार नहीं थे तो 700 उनके शहीदों को, अब मैं इसलिए शहीद बोल रहा हूं कि वो भी किसी मां का बच्चा था, वो भी अपने देश के लिए लड़ रहा था और अपने देश के लिए शहीद हो गया। दुश्मन उस समय तक दुश्मन है, एक मिनट, जब तक वो जिंदा है और आप पे फायर कर रहा है। एक बार वो दुश्मन अपने देश के लिए शहीद हो गया तो वो भी एक शहीद है। तो हमने जिस प्रकार से उनको बरियल दिया, जिस प्रकार से हमने उनको ट्रीट किया, उसका एक बहुत पॉजिटिव और एक बहुत, और माथुर जी, वो कहा जाता है ना जो बात कि युद्ध मैदान पर लड़ने से पहले दिमाग में लड़ा जाता है, मन में, चित्त में लड़ा जाता है, और चित्त में, मन में जोन जितना मजबूत, जीत उसी की होती है। क्योंकि वहां पर बहुत सारे खतरे थे, हिमस्खलन का वहां पर खतरा था, -30 तक वहां पर टेम्परेचर था, और भी तमाम चुनौतियां मुंह बाएं सामने खड़ी थी, लेकिन भारतीय सैनिकों ने अपना दमखम दिखाया और जीत अंततः हमारी ही हुई। बिल्कुल निश्चित रूप से मैं यही बताता हूं कि जो आपके कानों के बीच में 6 इंच की स्पेस है, वही सबसे ज्यादा ताकतवर स्पेस है। और उसी को अगर आप कंट्रोल ठीक से करेंगे, यही मैं कह रहा था कि जो जूनियर लीडरशिप का जो आपको माहौल दिखा है, एक अफसर 11 जवान, और उन्होंने वहां जाकर के 0.5140 पर विक्रम बत्रा ने उनको तहस-नहस कर दिया। उसके बाद जब सीओ से उसने बात करी, ये बात एक बहुत बड़ा फोकलोर बन गया था। जब उसको कहा गया कि क्या कर रहे हो, तो कहता है ये दिल मांगे मोर। ये दिल मांगे मोर जो था वो एक फोकलोर बन गया, और उसको उसी युद्ध में और मोर मिला। अनफॉर्चुनेटली उस मोर के बाद उसने अपने प्राण देश के लिए त्याग दिए, लेकिन दैट मोर ही गॉट इट इन द सेम वॉर एंड गॉट अ परमवीर चक्र क्वाइट राइटली। मेरी रेजिमेंट का है विक्रम बत्रा, मेरी रेजिमेंट का है। जी, AK चतुर्वेदी जी, जाते जाते फाइनल कमेंट्स में
क्या कहेंगे सर, कैसे उन शहीदों की शहादत को सलाम करेंगे और कैसे देश के तमाम लोगों के बीच एक संदेश पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि वो भी इन लोगों को प्रेरणा बनाते हुए अपने देश की सेवा में अपना सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार हो जाए? देखिए, इसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि ये जो एक ईयरली रिचुअल है कि हम उनको याद करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि हम अपने शहीदों को कभी भूले नहीं हैं। लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि उन शहीदों का एक परिवार होता है। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए उन शहीदों का कि कुछ अपनी एस्पिरेशंस होती हैं। तो अगर पिछले 2500 दिन से एक दिल्ली में OROP के लिए सिपाही और जो एक्स सर्विसमैन है जो मांग कर रहे हैं, आज वो उनका क्या भविष्य है? आज की तारीख में एक जवान सर्विस उन पर गौर करना चाहिए, उन्हें मजबूत करने की तरफ उस दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। मिल सकता है? नहीं मिल सकता। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि समाज जो है सिर्फ तिरंगे में लिपटे सिपाही को याद ना करे, उस सिपाही को भी याद करे जो सीमा पे खड़ा हुआ है और आपकी रक्षा के लिए तत्पर है। और यही एकमात्र तरीका है तमाम सैनिकों का मनोबल हाई से हाई बना रह सके, इस तरफ कोशिश की जा सके। चलिए माथुर साहब, जाते जाते आपका फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी। मैं भी यही कहना चाह रहा हूं कि अभी आप चतुर्वेदी साहब ने उनके बारे में बता दिया। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आप सीख ले सकते हैं इन जिन्होंने शहादत दी या जिन्होंने लड़ाई लड़ी, ये जो संग हीरोज हैं, उसके अलावा हजारों अनसंग हीरोज भी हैं। जब युद्ध होता है तो हर व्यक्ति, हर सैनिक अपने अपने तरीके से अपने अपने वे ऑफ हिज ओन वे कंट्रीब्यूट करता है। सबने कंट्रीब्यूट किया है जी। और उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है एक जज्बे को दिमाग में, प्लीज लेट मी फिनिश, एक जज्बे को दिमाग में रखते हुए कि देश की अखंडता, देश की संप्रभुता, देश की सुरक्षा उनकी अपनी जान से ऊपर है। ये मैं लोगों को बताना चाहता हूं, आह्वान करता हूं नौजवानों का कि जो भी काम आप करो देश में, कोई जरूरी नहीं है सैनिक, कोई भी काम आप करें, सिर्फ एक बात याद रखें, देश सर्वोपरि है, देश का इंटरेस्ट सर्वोपरि है, नेशन फर्स्ट, कैरेक्टर मस्ट, फुल स्टॉप। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनुज माथुर जी, बहुत बहुत शुक्रिया AK चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए, इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर आज पूरा देश करगिल के शूरवीरों को याद कर रहा है, उन्हें नमन कर रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। चलिए, आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। अब बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।